हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जीआईबी के अकाउंटिंग एंड फिनेंस के मॉड्यूल ए का यूनिट 2, जो कि है बेसल टू अकॉर्ड एंड ओवरव्यू। फ्रेंड्स, ऑन 26 June 1974, a German bank, Bankhaus Hersted, with total assets of around $800 million, was ordered by the West German authorities to close its door after suffering foreign exchange and other losses, which were eventually put at over $450 million. फ्रेंड, एक जर्मन बैंक था जो कि 26 जून 1974 में उसके जो टोटल एसेट थे $800, उस वो जो है उसको क्लोज करने पड़े। क्यों क्लोज करने पड़े? क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज और अदर लॉसेस की वजह से जूझ रहा था और उसको जो टोटल लॉस हुआ था वो $450 मिलियन से भी ज़्यादा का लॉस हुआ था। तो इसी को हर्स्टेड रिस्क कहते हैं या सेटलमेंट रिस्क भी बोलते हैं। इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में जो सेटलमेंट रिस्क होता है उसको हम लोग हर्स्टेड रिस्क भी बोलते हैं। इट डिसरप्टेड द क्लियरिंग मैकेनिज्म फॉर स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ये जो है क्लियरिंग मैकेनिज्म को डिसरप्ट किया फॉर स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए। Consequently, in 1975, a standing committee of bank supervisors, Committee on Banking Regulation and Supervisory Practice, Basel Committee on Banking Supervision, was set up under the auspices of the Bank for International Settlements, Basel, not to harmonize national laws and practices, but rather to interlink disparate regulatory regime with a view to ensuring that all banks are supervised according to certain broad principles. तो इसी वजह से 1975 में जो बेसल कमिटी है जो बैंकिंग को सुपरवाइज करने का काम करती है, उसने कुछ ब्रॉड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जिसको कि हम लोग बेसल 1 और बेसल 2 के रूप में देखते हैं। देखिए यहाँ पे बेसल 1 के बारे में बता रहा है। बेसल 1 वाज ओरिजिनली डिजाइंड टू अप्लाई ओनली टू इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स इन द G10 कंट्रीज। बेसल 1 जो था वो सिर्फ G10 कंट्रीज में जो इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स थे उनके ऊपर लागू होता था। फिर न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क आई जून 1999 में। तो इसमें जो था वो इसको बेसल 2 के नाम से अडॉप्ट किया गया 26 जून 2004 को। तो ये बेसल 1 का एक रिवाइज्ड फ्रेमवर्क था। तो इसके अकॉर्डिंग बैंकों को उनका जो कुछ कैपिटल है वो उनके रिस्क के अकॉर्डिंग मेजर करके वो कीप असाइड रखना होता था, जिसको कि बेसल 2 में एक्सप्लेन किया गया है। अभी बेसल 2 में रिकमेंडेशन और कैपिटल चार्ज, ये जो कैपिटल चार्ज है ये बेसल 2 का ही रिकमेंडेशन था। तो द एबिलिटी ऑफ ए बैंक टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड शॉक्स एंड लॉसेज रिसेट ऑन इट्स कैपिटल बेस। तो बैंकों की जो एबिलिटी है कि वो कितना तक लॉस एब्जॉर्ब कर सकते हैं या शॉक को बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके बेसिस पे उनको कैपिटल बेस बना के रखना होता था। तो प्रमोशन ऑफ सेफ्टी एंड साउंडनेस इन द फाइनेंशियल सिस्टम, इससे बैंकों को क्या क्या फायदा हुआ? उनको सेफ्टी मिली फाइनेंशियल सिस्टम को, उनकी जो कॉम्पिटिटिव इक्वालिटी थी वो बढ़ गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस रिस्क को वो पहचानने पाए और उसके अकॉर्डिंग प्लान और मैनेजमेंट उसको करने पाए। तो मेनली जो ये प्रपोजल था फ्रेंड्स, ये इसके 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स थे। वो पिलर्स क्या क्या थे बेसल 2 के? एक हमारा पिलर है पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। ये कुछ नहीं फ्रेंड, पिलर 1 में जो है कि बैंकों को कितना जो मिनिमम कैपिटल है वो रिक्वायर्ड है वो इसमें बताया गया था। इसमें वो लोग उसको एसेस करते हैं रिस्क के अकॉर्डिंग। रिस्क हमारा मेनली 3 तरह का होता है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम कैपिटल असाइड करके रखना। उसके बाद पिलर 2 जो था सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस क्या है? सुपरविजन टू रिव्यू बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी एंड इंटरनल असेसमेंट प्रोसेस। जो कैपिटल एडिक्वेसी बैंक को चाहिए उसको रिव्यू करना, सुपरवाइज करना और असेस करना, ये उनका काम होता था। नेक्स्ट है पिलर 3, दैट इज मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन क्या है फ्रेंड? यूज ऑफ मार्केट डिसिप्लिन फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स एंड इनकरेजिंग बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। मार्केट डिसिप्लिन में क्या मार्केट में रेट है, उनके क्या प्रॉफिट्स हैं, वो सब उनके जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं उसको मार्केट में डिस्क्लोज करना, जिससे कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे ताकि वो सही जगह पे इन्वेस्ट कर सके।
तो उसी को मार्केट डिसिप्लिन जो हमारा पिलर 3 है उसमें डिराइव किया गया। अभी देखिए 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। पहला है व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी, सॉरी यहाँ पे द फर्स्ट पिलर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारा फर्स्ट पिलर बोलता है। इसमें क्या बोला गया है कि द न्यू फ्रेमवर्क मेंटेन्स द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 8% ऑफ रिस्क एसेट। 8% ऑफ जो उसका रिस्क एसेट है बैंकों का, उसका 8% जो है वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इन दिस द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और इंडिया में आरबीआई ने इसको 9% करके रखा है। बेसल 2 में 8% कहा गया है, लेकिन इंडिया में हम लोग इसको 9% पे कैलकुलेट करते हैं। अभी व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी हमारा टोटल कैपिटल जो है वो टीयर 1 प्लस टीयर 2 होता है। अभी टीयर 3 नहीं है फ्रेंड्स, टीयर 1 प्लस टीयर 2 ही है। फिर रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट जो है क्रेडिट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क प्लस मार्केट रिस्क, तीनों रिस्क का हम लोग रिस्क वेटेड एसेट निकालते हैं। टीयर 1 में ये तो अभी चेंज हो गया फ्रेंड, ये मैं जब आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो वहां पे मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी कि टीयर 1 में क्या आएगा, टीयर 2 में क्या आएगा, टीयर 3 में क्या आएगा। तो बेसल 2 फोकसेज ऑन इम्प्रूवमेंट इन मेजरमेंट ऑफ रिस्क। तो बेसल 2 का मेन काम क्या था? रिस्क को मेजर करना और उसको जो बैंकों का जो इम्प्रूवमेंट है उसकी वजह से उसको इम्प्रूव करना और रिस्क को मिनिमाइज करना। अभी इन्फ्लुएंस ऑफ लेवल ऑफ एनपीए। एनपीए का भी जो हमारे रिस्क वेटेड एसेट में जो रोल होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी फ्रेंड, यहाँ पे इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है। फिर हम सेकंड पिलर हम लोग देखते हैं। सेकंड पिलर हमारा है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस क्या है? बैंक हैव एडिक्वेट कैपिटल टू सपोर्ट ऑल द रिस्क। सारे रिस्क को सपोर्ट करने के लिए बैंक के पास एक मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी होना चाहिए, बट ऑल्सो टू इनकरेज देम टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। लेकिन उनको ये भी इनकरेज करना है ताकि वो अपना रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जो है उसको और ज़्यादा से अच्छे कर सके। In monitoring and managing their risk, operational control and compliance with Pillar 1 requirement, the process has 4 key principles. तो इसमें 4 की प्रिंसिपल्स होता है फ्रेंड बेसल 2 का। वो 4 प्रिंसिपल्स क्या क्या है देखिए। पहला है प्रोसेस फॉर असेसिंग देयर ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी इन रिलेशन टू देयर रिस्क प्रोफाइल। जो बैंक का रिस्क प्रोफाइल है, तीनों रिस्क जो है क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, तीनों को मिला करके उनका कैपिटल एडिक्वेसी को एसेस करना। दूसरा है सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवेलुएट बैंक्स इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजी। सुपरवाइजर जो होते हैं बैंकों के, उनको उनका इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी जो है उसको एसेस करना है, उसको चेक करना है, रिव्यू करना है, मॉनिटर करना है, ये सब, और उसको कंप्लाइड करना है। ये सारे काम जो है सुपरवाइजर करेंगे। फिर सुपरवाइजर शुड एक्सपेक्ट बैंक्स टू ऑपरेट अबव द मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो। और ये जो मिनिमम कैपिटल रेशियो उन्होंने निकाला है, सुपरवाइजर को ये इंश्योर भी करना होगा कि बैंक जो है वो ये मिनिमम लेवल से ऊपर ही रहे, उसके नीचे ना जाए। देन फोर्थ हमारा पिलर बोलता है प्रिंसिपल कि सुपरवाइजर शुड सीक टू इंटरवेन एट एन अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट कैपिटल फ्रॉम फॉलिंग बिलो द मिनिमम लेवल। हमें उनको सुपरवाइजर को इंटरवीन करना है अर्ली स्टेज में ही। अगर ये हमारा मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी से अगर बैंक का जो लेवल है वो नीचे गिरने लगे तो उसको अर्ली स्टेज में इंटरवीन करना है और उसके लिए रिक्वायर्ड रैपिड रेमेडियल एक्शन जो है वो लेने होंगे। तो ये चारों प्रिंसिपल में फ्रेंड, ये एक जो है बैंक शुड हैव अ प्रोसेस फॉर असेसिंग देयर ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी, ये जो है ये हमारा सेंट्रल बैंक करता है। और बाकी की ये 3 जो है सुपरवाइजर वाले, ये बैंक के इंटरनल जो कमिटी होती है वो इसको देखती है। अभी नेक्स्ट है द थर्ड पिलर मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन हमारा क्या कहता है? मार्केट डिसिप्लिन इम्पोज स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू बैंक टू कंडक्ट देयर बिजनेस इन ए सेफ, साउंड एंड इफेक्टिव मैनर। तो बैंकों को क्या है यहाँ पे बोल रहा है, इट इज प्रपोज टू बी इफेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑन द कैपिटल रिस्क एक्सपोजर सो दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन एसेस अ बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी। ये फ्रेंड मैंने आपको पीछे भी बताया है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, बैंकों को अपना जो उनका डिस्क्लोजर्स है उसको मार्केट में रिवील करना होता है, जिसके बेसिस पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी को एसेस कर सकें। और ये एटलीस्ट सेमी एनुअली करना होता है। फ्रेंड ये जो असेसमेंट होता है ये 2 तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। तो जो क्वांटिटेटिव होता है वो सेमी एनुअली करते हैं और जो क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स होता है उसको एनुअली किया जाता है। तो क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स में क्या क्या आता है? रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड डेफिनेशंस।
अभी नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। जो 3 रिस्क फ्रेंड्स मैंने आपको बताया वही यहाँ पे बोल रहा है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। 3 तरह के हमारे रिस्क होते हैं। तो क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए बेसल 2 में 3 प्रिंसिपल ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या क्या है वो? पहला तो है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, दूसरा है इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, जिसमें कि और तीसरा है सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क। इसमें जो इंटरनल बेस्ड रेटिंग बेस्ड अप्रोच है IRB, वो 2 तरह का होता है, एक फाउंडेशन अप्रोच होता है और एक एडवांस अप्रोच होता है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क को मेजर करने के लिए क्या क्या है बेसल 2 में, क्या क्या टूल दिए गए हैं? पहला तो है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। इट यूटिलाइजेज 1 इंडिकेटर ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का एक इंडिकेटर ये यूज करता है, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। यहाँ पे डिफरेंट इंडिकेटर्स फॉर डिफरेंट बिजनेस लाइन यूज किए जाते हैं। ये मेनली 8 बिजनेस लाइन्स इसमें यूज होते हैं फ्रेंड्स, और हर किसी का एक अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर होता है, उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। और बेसिक इंडिकेटर अप्रोच जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के 15% के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो उतना हाई लेवल पे आपको नहीं जाना है, आप बस इतना ही याद रखिए कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में एक इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है और स्टैंडर्डाइज अप्रोच में डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में बैंक्स टू यूटिलाइज देयर इंटरनल लॉस डेटा इन एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कैपिटल। तो इंटरनल लॉस डेटा को इसमें यूटिलाइज किया जाता है। ये यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है फ्रेंड। ऑपरेशनल रिस्क में 3 मेथड यूज होते हैं, बेसिक इंडिकेटर, स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। नेक्स्ट है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में फ्रेंड क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इन द ट्रेडिंग बुक, इक्विटीज इन द ट्रेडिंग बुक एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन बोथ ट्रेडिंग एंड बैंकिंग बुक लेते हैं हम लोग। कैपिटल चार्ज लेते हैं क्या चीज़ के लिए? पहले तो फ्रेंड ये समझिए कि यहाँ पे आपका 3 बुक होता है, जिसमें एक होता है आपका ट्रेडिंग बुक, दूसरा होता है बैंकिंग बुक और तीसरा होता है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, जो कि यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है। इसमें जो आपका ट्रेडिंग बुक है वो देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है वो ट्रेडिंग बुक और बैंकिंग बुक दोनों में ही यूज होता है, और इक्विटी और इंटरेस्ट रेट जो है वो ट्रेडिंग बुक में यूज होता है। और इसमें और क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सिक्योरिटीज इंक्लूड अंडर दी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी में जो सिक्योरिटीज होते हैं वो आपको होंगे। अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी में जो सिक्योरिटीज होंगे वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ओपन गोल्ड पोजीशन लिमिट इंक्लूड किए जाएंगे। ओपन फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन लिमिट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ट्रेडिंग पोजीशन इन डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स इंटर्ड इनटू फॉर हेजिंग ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर्स। जो ट्रेडिंग पोजीशन इन डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स इंटर इनटू फॉर हेजिंग ट्रेडिंग है वो भी ट्रेडिंग बुक है, वो भी इसमें आते हैं। और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटीज होते हैं, उनको ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में रखा जाता है। As per guideline, the minimum capital requirement is expressed in terms of 2 separately calculated charge, specific risk and general market risk. तो मार्केट रिस्क में मेनली 2 तरह के रिस्क होते हैं, एक स्पेसिफिक रिस्क और दूसरा जनरल मार्केट रिस्क। अब देखिए स्पेसिफिक रिस्क क्या है, यहाँ पे बता रहा है। कैपिटल चार्ज फॉर स्पेसिफिक रिस्क इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एन एडवर्स मूवमेंट इन प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी। किसी एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी की वजह से अगर कोई एडवर्स मूवमेंट आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लोग कैपिटल चार्ज लगाएंगे उसको स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं। और जनरल मार्केट रिस्क फ्रेंड उसको कहेंगे जो कि कैप्चर द रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फॉर चेंजेस इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस होगी उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा और उस पर जो हम लोग कैपिटल चार्ज करेंगे उसको हम लोग जनरल मार्केट रिस्क कहते हैं। कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है फ्रेंड? स्टैंडर्डाइज मेथड, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट मॉडल मेथड। इन इंडिया हम लोग स्टैंडर्डाइज मेथड यूज करते हैं। अभी देखिए कह रहा है कि अंडर स्टैंडर्डाइज्ड मेथड देयर आर 2 प्रिंसिपल मेथड फॉर मेजरिंग मार्केट रिस्क। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड में 2 प्रिंसिपल मेथड होते हैं। पहला मेथड है आपका मैच्योरिटी मेथड एंड ड्यूरेशन मेथड। एज द ड्यूरेशन मेथड इज अ मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, RBI prefers that bank measure all of their general market risks by calculating the price sensitivity modified duration of each position separately। तो जो ड्यूरेशन मेथड होता है फ्रेंड वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए RBI जो है बैंकों को प्रेफर करती है कि जनरल मार्केट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए ये ड्यूरेशन मेथड को यूज़ करें। इसको हम लोग प्राइस सेंसिटिविटी मेथड भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ के थ्रू बताया है। आपका मार्केट रिस्क को मेजर करने का 2
अप्रोच है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच एंड इंटरनल मॉडल बेस्ड अप्रोच। स्टैंडर्डाइज अप्रोच के फर्दर 2 मेथड है, एक मैच्योरिटी बेस्ड और एक ड्यूरेशन बेस्ड। अभी फीचर्स ऑफ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, तो इसका यूनिक फीचर एक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, इसका डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट ओनरशिप भी है हमारे फिनेंशियल सिस्टम में, प्राइवेट शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, कोऑपरेटिव बैंक्स भी फिनेंशियल सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रीजनल रूरल बैंक प्ले करते हैं, फॉरेन बैंक की ब्रांचेज हैं जो कि फिनेंशियल सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। तो अप्रोच टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स हमारा क्या है, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट अंडर द बेसल स्टैंडर्ड इज 8%। इन इंडिया आरबीआई हैज स्टिपुलेटेड एंड अचीव्ड ए मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 9%। फ्रेंड मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें 8% मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी होती है, लेकिन इंडिया में आरबीआई ने इसको मिनिमम 9% करके रखा है। अभी रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स क्या है, द रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स टेकन बाय आरबीआई इंक्लूड, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या क्या रेगुलेट करेगा, क्या क्या सुपरवाइज करेगा। सुटेबल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, वो सुटेबल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को इंश्योर करेगा कि बैंकों में एक सही रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, जिसके लिए रिस्क बेस्ड सुपरविजन जो है उसका इंट्रोडक्शन किया। इंकरेजिंग बैंक टू फॉर्मलाइज देयर कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोग्राम CAAP, बैंकों को इनकरेज करेगा कि वो कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोग्राम जो है उसको फॉर्मलाइज करें और एक सही बिजनेस प्लान बनाएं जिससे कि उनका परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम को वो इनलाइन कर सकें। दिस टुगेदर विद अडॉप्शन ऑफ रिस्क बेस्ड सुपरविजन वुड एड इन फैक्टरिंग द पिलर 2 रिक्वायरमेंट्स एंड बेसल 2। उसके बाद है डिस्क्लोजर्स पिलर 3, एनहांसिंग द एरिया ऑफ डिस्क्लोजर पिलर 3 सो एज टू हैव ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ बैंक। बैंक जो है उनका जो डिस्क्लोजर है उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे ताकि उनका फाइनेंशियल पोजीशन और रिस्क प्रोफाइल जो है वो सही सही बना रहे, ये भी इन्हेंस करना आरबीआई का काम है। इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड इन बैंक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड के लेवल को इम्प्रूव करना ये भी आरबीआई करेगा। बिल्डिंग कैपेसिटी टू इंश्योर द रेगुलेटर्स एबिलिटी फॉर आइडेंटिफाइंग एंड परमिटिंग एलिजिबल बैंक टू अडॉप्ट IRB एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, बैंकों को वो परमिट करेगा कि जो एलिजिबल बैंक हैं वो एडवांस मेजरमेंट अप्रोच के थ्रू अपना कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करें। अभी प्रोविजनिंग ऑफ NPA एंड रिस्क वेट फॉर बेसल 2, NPA पे किस तरीके से प्रोविजनिंग होगी वो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है चार्ट में। ये पुराना है इसलिए मैंने आपको नए तरीके से इसको बता दिया है। नॉर्मली अभी जो है हम लोग प्रोविजनिंग बैंकों में करते हैं तो स्टैंडर्ड एसेट और सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल और लॉस, बैंकों के जो एसेट होते हैं वो मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। स्टैंडर्ड जो है उसके ऊपर नॉर्मली 0.40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस का हम लोग प्रोविजनिंग लेते हैं। ये स्टैंडर्ड लोन अगर होम लोन टीजर्स लोन है, होम लोन टीजर लोन वो लोन होते हैं जो कि हाउसिंग लोन कम समय के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं, उसको हम लोग HL टीजर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोविजनिंग 2% करते हैं। CRE मतलब CRE लोन्स जो है उस पर 1% का होगा। डायरेक्ट एग्री SME लोन और इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स अगर है तो उस पर 0.25% का प्रोविजनिंग होगा स्टैंडर्ड एसेट पे। अभी सब स्टैंडर्ड एसेट जब आएगी तो देखिए सब स्टैंडर्ड में हम लोग 15% लेंगे ऑफ सिक्योरिटी वैल्यू और 25% जो नॉन सिक्योर्ड पोर्शन होगा उस पे हम लेंगे। ठीक उसी तरह अगर डाउटफुल एसेट है तो डाउटफुल में भी D1, D2, D3 होता है। D1 12 मंथ्स के लिए, D2 24 मंथ्स के लिए और D3 36 मंथ्स के लिए। तो वहाँ पे हम लोग जो हमारी सिक्योरिटी वैल्यू है उसका 25% लेंगे और डाउटफुल अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% प्रोविजनिंग लेंगे। ठीक उसी तरह D2 में जो सिक्योर्ड पोर्शन है उस पर 40% लेंगे, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% लेंगे। और D3 में दोनों ही सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हम लोग 100% लेंगे। और उसके बाद जब ये लॉस में चला जाएगा तो लॉस में तो फ्रेंड पूरा ही लॉस है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग प्रोविजनिंग लेंगे दैट विल बी 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये फ्रेंड हमेशा आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग रिजर्व वैल्यू जो है सिक्योरिटी की, रिजर्व वैल्यू सिक्योरिटी वो कहते हैं कि एज ऑन डेट अगर जो सिक्योरिटी हम लोगों ने लोन में ले रखा है उसकी क्या वैल्यू है उसको हम लोग रिजर्व वैल्यू सिक्योरिटी कहते हैं। और यहाँ पे उसको आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 100% लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि जो बैंकों में है
9% लेते हैं 8% कैपिटल चार्ज के जगह पे बेसल टू के अकॉर्डिंग। अभी फ्रेंड ये भी पुराना है, अभी तो बैंक अपना ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर भी कैपिटल चार्ज कर रही है। पहले हम लोग सिर्फ क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क के ऊपर ही कैपिटल चार्ज करते थे स्टैंडर्डाइज अप्रोच से, लेकिन अब हम लोग इसको ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी कंप्यूट करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आप बेल आइकन को प्रेस करके न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट दे सकते हैं। और तब तक के लिए हम कीप वॉचिंग आवर चैनल। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। So keep watching our channel and thank you friends for watching.